बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे क्यों निकाला, ये बात खासे अरसे बाद आज फिर हमने मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ुबान से सुनी और उनका ये कहना था कि 93 में भी उनको निकाला गया, 99 में भी उनको निकाला गया और मुल्क एक अच्छे दोराहे पे चल रहा था, लेकिन हमेशा से गड़बड़ करने की कोशिशें की गई। एक बड़ी अहम बात भी उन्होंने की कि कारगिल की जंग के बारे में उन्होंने सवाल उठाया तो फिर उनको इस हवाले से निकाल भी दिया इक़्तिदार से। माजी में भी जब पैनामा फैसला आया था, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी ये कहते थे मुझे क्यों निकाला। दूसरी जानिब हमने देखा, पावर शो किया आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर दीर में, और उनका ये कहना था कि जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, अब चौथी बार आकर उन्होंने कौन सा तीर मार लेना है, और उन्होंने कहा उनको उन्होंने ही निकाला जो उनकर लेकर आए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी खासे गरजे और बरसे खुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब पे, और बार बार उनकी ज़ात के हवाले से उन्होंने बात की कि उनको 2/3 अक्सरियत माजी में दिलाई भी गई और आइंदा भी अब ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि वो भी उनके साथ नहीं चल सकते, और उन्होंने पहले भी उनके साथ जिनके साथ वो काम करते थे लड़ाई की और फिर 10 साल उनको आराम करना पड़ा। ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया था जो कि हमने देखा आज। और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, वो भी अपना पावर शो कर रही थी जलालपुर जटा में और खुसूसन तनकीद का निशाना बनाते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान की सियासत में जब इलेक्शंस होते हैं तो इस तरह के बुलंद बांग किस्म के दावे भी किए जाते हैं, एक दूसरे पे तंज के निश्तर भी बरसाए जाते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस कमिटमेंट पे मैदान में उतरी है कि मियां साहब ही चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो क्या अपने ऊपर जो लगे केसेस हैं उनको रिलीफ तो मिलना शुरू हो गया, लेकिन जो उनकी ताहयात नाअहली है वो भी खत्म हो जाएगी नहीं। कुछ इंतखाबी अलायंसेस का हम जिक्र करते हैं, बाप पार्टी के साथ जाके उनकी मुलाकात होती है, लेकिन पंजाब में जब वो मुलाकातें करते हैं IPP के साथ तो उस मीटिंग में एक तो अलीम खान मौजूद नहीं होते और जहांगीर तरीन के साथ ये मीटिंग शहबाज शरीफ साहब करते हैं। तो क्या मियां साहब जैसे कि चौधरी शुजात से मिलने गए, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, बाप वालों से की, तो IPP के साथ मिलने में मियां साहब क्यों कतराते रहे, हालांकि माजी में यही जमात कहती रही कि IPP एस्टेब्लिशमेंट की B टीम है। तो पाकिस्तान की सियासत में इंतखाबी नज़रियों पे जब हम बात करते हैं तो क्या नज़रिया सिर्फ इंतखाबात के लिए ही रहता है या कुछ अरसे बाद ये नज़रिए वक्त के साथ साथ तब्दील भी हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है 2024 के इलेक्शंस में, क्या हमें वो मैदान में नज़र उस तरह से आएगी या नहीं नज़र आएगी, और उनका वोटर कहाँ जाएगा, इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जावेद हब, सीनियर सियासतदान है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की सियासत पे और बड़ी कुर्बानियां हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने माजी में अपना किरदार भी अदा किया। आपको वेलकम कहते हैं हाशमी साहब। आज मियां साहब ने माजी के फिर वो गिले शिकवे उन्होंने दोहरा दिए, मुझे क्यों निकाला, 93 की भी बात की, 99 की बात की। सवाल उन्होंने कहा कि जी मैंने कारगिल पे शायद सवाल पूछ लिया था, उस वक्त उनको इसलिए निकाला। आप क्या कहते हैं, क्या मियां साहब जो 2 बार इक़्तिदार से वो 3 बार जैसे निकाले गए, तो ये बयानियां वो लेकर अब इस चलेंगे इस इलेक्शन में क्या? देखिए, उन्होंने कभी इस बयानिया से कोई दूसरा बयानिया कभी कहा ही नहीं है, बल्कि कुछ अर्सा के लिए वो खामोश रहे, लेकिन बयानिया तो उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं है। और हकीकत भी ये है कि मैं तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि कमीशन बनाया जाए और उसका तहकीकात की जाए कि क्यों ये सारा कुछ हुआ, क्यों मुशर्रफ ने उनसे बगावत की, उनको नहीं बताया गया, और फिर वहाँ हमारे साथ जो हो गया है कश्मीर के बॉर्डर पे, और उसका कुछ तो लोगों को पता तो चले कि क्या हुआ, क्या था। लोगों के तो पेटों से रस्सियां निकली, लोगों को तो खुराक की सप्लाई खत्म हो गई, लेकिन किसी ने उसके बारे में बात ही नहीं की। मैं समझता हूँ ये बहुत सही कदम है कि उनको बताया तो जा रहा हूँ, ये उनको बताने की बात नहीं है, पूरी कौम जानना चाहती है और सुनना चाहती है कि जो किरदार उसमें
मुलविस हैं उनको सजा क्यों नहीं दी? तो हाशमी साहब, ये तो चले मियां साहब का बयानिया और आप कह रहे हैं उससे कभी नहीं हटे। आज हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को सुना, वो तो बड़े तंज तीर निश्तर उन्होंने बरसाए मियां साहब पे। उन्होंने कहा जी उन्हें इसलिए निकाला गया था, जिनके साथ वो काम करते हैं उनकी लड़ाई हो जाती है, फिर 10 साल उनको आराम करना पड़ा और वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन के, चौथी बार बन के वो क्या तीर मार लेंगे। इस तरह की जो बातें अब पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रही हैं, तो ये तो चले बयानिया है, तो क्या ये चीज ठीक है? अभी तो इत्तेहादी रहे 16 माह की हुकूमत में एक दूसरे के साथ। कोई अच्छी इसका सूरत हालात नहीं है सियासत में कि आप हर चीज़ एक दूसरे पे उठा के कह दें। मियां साहब का बयानिया जो है वो 100% सही है, वो तो हमेशा से पूछते रहे हैं। जी जी। अब ये बिलावल बेटे को अगर वो अपनी वालदा के उस वक्त बयानात पूछते तो पहली दफ़ा मोहतरम बेनज़ीर ने भी कहा था कि उसके ऊपर कमीशन कायम होना चाहिए और ये कोई छोटा सा वाकया नहीं है। उन्होंने कभी मुशर्रफ के एक्शन को कभी सपोर्ट भी नहीं किया था। ठीक ठीक। तो ये इस तरीके से कहना नहीं चाहिए, ना इसका फायदा होगा, बल्कि वो लोग जो तवक्को लगा के बैठे हैं कि हमारी सियासी जमातें जो है मैच्योर हो गई हैं, उन्हें दुख होगा। जी हाशमी साहब, 2024 का इलेक्शन सर पे है और अभी बहुत सारी इस हवाले से चहमगोइयां चल रही हैं, इलेक्शंस होंगे, बर वक्त होंगे, मुख्तलिफ हम आरा सुन रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? पीटीआई आपको मैदान में दिखाई दे रही है, बल्ले का निशान आपको दिखाई दे रहा है? अगर कोई ऐसी तलवार लटकती है तो फिर क्या होगा? माजी में हमने भी देखा 4 पीस बना दी गई थी, अमीन फ़हीम साहब उस वक्त चेयरमैन बने, आपके पास क़यादत थी उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जब मियां साहब एग्जाइल में थे, जद्दा में थे, तो ये माजी में हम देख चुके हैं परवेज मुशर्रफ के जमाने में। तो अब पीटीआई के साथ इस वक्त क्या होगा? देखिए, पीटीआई का एक तो बात वाज़ेह है कि पीटीआई का जो मुतालबात हैं या उनके अंदर खिलाफ जो केसेस हैं, जी जी, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। जी जी। डिटेल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो जब अवाम उनकी बात सुनने पे तैयार हो जाए तो फिर वो परवाह नहीं करते, वो कहते हैं हम इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, इसको क्यों निकाला जा रहा है। ठीक, ये वाक़यात एक दफा नहीं बल्कि हमारी तारीख का हिस्सा है। अगर पीटीआई को इन मुकदमात में उलझा दिया गया, जी जी, तो उससे ये होगा, कानून तो शायद यही कहे कि इनको बदला भी न दे, इनको बाहर जेल से निकलने भी ना दे। जब बड़ा वाक़या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, जी जी, इंतखाबात की हमें जेन्युइननेस का उसको अंदर बिलीव करना चाहिए। या तो उनको हिस्सा नहीं देंगे आप, तो वो आपकी इंतखाबात जो है वो जेन्युइन इलेक्शन नहीं रहेंगे, और अगर उनको आप इजाजत दे देते हैं वो हारे या जीते, तो एक लिहाज से आप मुल्क के अंदर एक जो राम मचा हुआ है वो ठहर जाएगा, और उसके जरिए पॉलिटिकल पार्टी बाद में इतिहाद बनाती रहती हैं। क्या पता किसकी हुकूमत आएगी। लेकिन मुझे आपने पूछा है, मेरे ख्याल में पीटीआई को हिस्सा भी नहीं लेने दिया जाएगा, ना उनको बदला दिया जाएगा, अच्छा, ना ही इमरान खान को आगे आने दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा सर? फिर क्या, फिर इंतखाबात पे सवालिया निशान नहीं होगा? इंतखाबात क्या फेयर एंड फ्री होंगे? एक बड़ी मेजॉरिटी पार्टी जिसके साथ लोगों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो फिर क्या होगा? मैं देखता हूँ कि ये हमारा जो मैं पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान में हमने इलेक्शन रोकने की भी कोशिश की हमेशा, जब हुए जी तो वो आप सिर्फ शेख मुजीब का इलेक्शन देख लें 70 का, तो वो जीत गया
तो बाद में तो वो उसके काम में खुद उसको मार दिया। लेकिन हमारे मुल्क को तो 2 टुकड़े उन नतायज को नाक फूल करके हमारे मुल्क को 2 टुकड़े हो गया। जी जी। उसमें कभी आप मुझीर को जेल में डाल दिया आपने, या आप मारते, या खुद बंगालियों ने बाद मार दिया। वो इमरान खान होगा या नहीं होगा, भी होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जो इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात पैदा होंगी, तो पाकिस्तान की कौम जो है उसकी इंतखाबात का खमियाजा भुगतेगी। उसको सोचना चाहिए अभी से। सब सियासी पार्टियों को भी मुतालबा करना चाहिए कि आज कीमत पे इमरान खान को रिहा करो, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो तो शायद खुश हैं, आज उन पे ये वक्त है, माजी में उन पे था, अब आज वो इस चीज़ का शिकार हैं, तो ऐसा कोई एफर्ट तो नहीं की जा रही सियासी जमातों की जानिब से। लेकिन क्या आप मैं पूछना चाहूँगी, जावेद हाशमी माजी के बागी, आप बागी रहे हैं बिल्कुल, तो क्या आप इमरान खान के साथ हैं इस वक्त में, इस मुश्किल कड़े वक्त में? देखिए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि मैं मुस्लिम लीग का मेंबर हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग का पार्टी मुझसे डिमांड करती है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊं। अच्छा। ये जो अक्सरियत फैसलों के बारे में तो ये पॉलिटिकल पार्टियों का रवैया ये होना चाहिए, तब जाके इस मुल्क का निजाम चलेगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इख्तियार दे दिए जाए, मैं मुस्लिम लीग नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लीग से खुद को निकाला हुआ समझूं। मुस्लिम लीग जो जिस पार्टी में भी है उस जमहूरियत में बिलीव करता है, पाकिस्तान को देखता है, चलाना चाहता है, उनका पहला मुतालबा ये। मैं यूनिवर्सिटी में आपको बहुत बता दूं, मैं ऐसे आज नहीं कह रहा, यूनिवर्सिटी में हमारे मुकाबले पे जहांगीर बदर साहब को जेल में रखा हुआ था। जी जी। मैंने पहला मुतालबा किया था कि जहांगीर बदर को रिहा करेंगे तो फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर उनको रिहा करवाया हमने। झूठ होता है, बचपन से सिखाया जाता है मुल्क की सियासत को, तारीख को। कभी किसी मसले पे हमने जहांगीर बदर को जेल से निकलवाया, अपने हरीफ को, ये अपने हरीफ को पहले निकलवाए, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये पार्टियां वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, तो मैं कहता हूँ कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और साथ रहूंगा जब तक उसको रिहा नहीं कर दिया जाता। आप कह रहे हो आप उनके साथ रहेंगे, लेकिन आप साथ में कह रहे हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं। हमने अभी दानियाल अजीज को उस दिन सुना, वो एहसन इकबाल पे थोड़ी सी उन्होंने तनकीद की, उनको शो कॉज नोटिस जारी हो गया। हमारे सामने मिसाल है खाकान अब्बासी साहब की, मिफ्ता इस्माइल ने तनकीद की, वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो ये तारीख है और आप इस चीज़ से जाहिर बात है बेहतरीन गवाह हैं इसके। आप पार्टियों के अंदर भी जो माहौल होता है वो भी आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो क्या आपकी पार्टी की जानिब से कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं आया आपके ऊपर कि जी आप कौन सी लाइन ले रहे हैं इस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि देखें मुझे शो कॉज नोटिस देंगे भी नहीं। अच्छा। ये भी आप लिख लें। अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि मैं फलाना हूँ या फलाना हूँ। मुझे किसी पार्टी ने आज तक नहीं निकाला। मुस्लिम लीग छोड़ी तो मैंने छोड़ी, तहरीक इंसाफ छोड़ी, क्योंकि मेरा बयानिया यही है। आसमा, आपको ये मिसाल कभी आपने नहीं सुनी होगी, एक यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने वाला कहता है मेरे हरीफ को पहले रिहा करो। सही, बिल्कुल ये तारीख है आज की। बिल्कुल। लोग मुझे कहते कि तुम झूठ बोल रहे थे। ये आज जो आज सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। एक कल का स्टूडेंट इलेक्शन लड़ने वाला मुतालबा कर रहा था, ये जमहूरियत होती है। ये जमहूरियत मुझे मुस्लिम लीग की सिखाती है। मैंने अलग लाइन भी नहीं ली, ये लाइन है ही मुस्लिम लीग की। ये लाइन है कायदे आज़म की। हमने हर कीमत पे मुतालबा करने हैं फ्री इलेक्शन के लिए, जो उसमें अब उसको अगर अक्सरियत हासिल होती है तो हो जाए।
ठीक, लेकिन सर आप अमली तौर पे हमें दिखाई देंगे, आप अमली मैदान में हमें दिखाई देंगे अगले आने वाले चंद दिनों में? क्या बाकी आप खड़े होंगे सबसे पहले फ्रंट फुट पे इस मुतालबे के साथ? देखिए, मैं तो आदमी जिंदगी में हूँ, ये जरूर नहीं है कि साथ कंधे से कंधा मिला के इमरान को मैं कह रहा हूँ आके मैं खड़ा हूँ। मैं बात अपने वापिस जमीर की कर रहा हूँ। मैं शायद ये बात तहरीक इंसाफ को भी, इमरान खान को भी जब मैंने समझाई थी, उन्होंने नहीं समझी थी, यही बात और नहीं थी। तो मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की अलग हो गया। उसके बाद मुझे उन्होंने कोई मौका मुझे माफ किया ही नहीं है तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने भी। तो क्या इतनी बातें करने के बाद वो मेरे इसको वैल्यू कम करेंगे? वो कहेंगे अच्छी बात की है, या मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि उसको अच्छा कहेंगे? उस तक मुझे पता था नवाज शरीफ मेरे अमल को अप्रिशिएट करेगा, तो क्या उन्होंने नहीं किया? नहीं, इमरान खान भी नहीं करेगा, ना करे। मैं तो हूँ ना, एक नजरिए के साथ है आप, एक नजरिए के साथ बिल्कुल खड़े। सर ये जो अब इस्टेब्लिशमेंट के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, जैसे बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने उनको 2/3 अक्सरियत दिलाई, वो उनके इक़्तिदार में लेके, और अभी भी ऐसी सहूलतकारी की जा रही है। वो खुल के बोले। आपने जो 2013 का धरना था उस वक्त भी हमने देखा आप एकदम से मुखालफत में आए, जो कुछ आप कह रहे थे उस वक्त प्लान आपको पता चला। तो ये क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ही सियासी जमातों को बनाती है, बिगाड़ती है और मामलात को कहीं और ले जाती है, या ये वाकई कुछ सच्चाई है? मुझे याद है आपने मुशर्रफ के दौर में आपको खत लिखने के जुर्म में भी गद्दार करार दे दिया गया था उस वक्त। जी गद्दार करार दे गया, 23 साल मुझे सजा दी गई। बिल्कुल वो अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम पार्टियां, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो, ये एस्टेब्लिशमेंट के से ये इंतजार कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन कहते हैं आज एस्टेब्लिशमेंट को इनको कहते आप आगे आ जाएं, तो ये बढ़कर ये गली में फूल डाल के सब कुछ भूल के जाके बैठे होंगे। तमाम पार्टियां यही चाहती है कि हमें बुलाया जाए। ये कोई इनकलाबी पार्टियां नहीं है। इसी वजह से मुल्क के अंदर यहाँ पे ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका, और ये मुल्क भीख मांग रहा है एक एक दरवाजे पे जाके। लीडरशिप वो इतनी बड़ी है नहीं, वो अपना दिल इतना खोल के कह नहीं सकती कि इमरान खान को बयान करो हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो बैठे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के तरफ देख रहे हैं कि वो किसको इशारा करेंगे, वो भाग के जाके खड़ा हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के। एक एक बात को मुझे मालूम है, पता है, देखा है, जिंदगी गुजर गई है, बाकी क्या रह गया आसमान। बिल्कुल सर, आप तो बिल्कुल गवाह हैं हर तरह के मालूमात के हवाले से। जब ये हम बात करते तो ये अभी चूंकि अब मियाँ साहब पाकिस्तान आए, क्योंकि पीटीआई कहती है कि लंदन प्लान है, और इमरान खान ने उस दिन जेल से भी ये पैगाम दिया कि लंदन प्लान का 9 मई उसका हिस्सा था, नवाज शरीफ को लाना था, पीटीआई को तबाह करना था। और जिस तरह से अब रिलीफ मियाँ साहब को मिल रहा है केसेस में, आपको लग रहा है ये भी अब कोई डील के तहत हो रहा है सब कुछ? देखिए आंसू भी जो इमरान साहब कह रहे हैं वहाँ मुझे खुद बताया था, जो लंदन पर लालू ने खुद किया था। इमरान खान ने वहाँ बैठ के, मुस्लिम लीग वाले भी थे, उसके अंदर सबको जमा हुए, हमारे जनरल भी थे, वो लंदन अल्लामा ताहिरुल कादिर साहब भी थे, शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादिर साहब भी थे। तो वो लंदन पहलवान, वो भी लंदन पहलवान कहते हैं कि उसमें आए लंदन पहलवान थे। ये तो कह रहे हैं इमरान खान, वो मैं देख चुका हूँ। मैं कहता हूँ ये सारे इख्तियार बैठे होते हैं, ये बात छोड़ दे, इनको हम इनसे माफी मांगे। लोग आपकी बात मान लेते हैं, आपके पास वसाइल होते हैं, आपके पास हुकूमतें भी आ जाती हैं, फिर आप लेके खुदा करें, उस खुदा के लिए पाकिस्तान के गरीब लोगों पर रहम फरमाए, और ये लंदन पनान कहने के बजाय बैठे एक दूसरे को बैठ के कहें कि हमने ये गलतियां की हैं, कौन के साथ खड़े हो जाए कि
कि हमसे ही गलतियां हुई हैं, और वो गलतियां हम कहें कि इमरान खान से नहीं हुई, मियां नवाज शरीफ से नहीं हुई, बिल्कुल सबसे हुई है, सबसे हुई है। इसलिए जब सबसे हुई है तो फिर कौम से माफी मांगे, नुकसान तो कौम का हो गया, इनके तो किसी के कमी नहीं आई। ये तो महल्लात के बनते गए, हर एक के जो हैसियत थी, आज हो सकता है वो क्या 19 के हालात से बनाया है, सब कहेंगे, मैं कहता हूँ मान लेते हैं यार। लेकिन पाकिस्तान के गरीब लोगों को जब आप इतने ऊंचे मादात पे चले जाते हैं, उनको वो तो बेचारे उनकी आवाज नहीं बिल्कुल। तो सर अभी इस तमाम करीब तो आओ, उनकी आवाज तो बनो। ये जो आप बातें करें बड़ी सच्ची बातें करें, हकीकी बातें करें, लेकिन माजरत के साथ सियासी जमातें इस नजरिए के साथ, इस बयानिए के साथ नहीं चलती, आपको बेहतर पता है। तो अभी आपका ये जो नजरिया, ये जो बयानिया है पार्टी के अंदर, एक तो एक्सेप्टेबल है, आप कह रहे हैं आपको तो नहीं उस तरह निकालेंगे, क्या आप इंतखाबी सियासत के साथ इस नजरिए के साथ उतरेंगे मैदान में? जी बिल्कुल, मैं हिस्सा दूंगा। मुझे तो भैया नवाज शरीफ ने खुद वादा किया था कि आपके मुकाबले पे कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। अभी तक सिर्फ वो वायद हल्का है कि उसके अंदर इन्होंने उम्मीदवार ये 149 है मुल्तान का, अभी तक इन्होंने फैसला किया, और ये भी अफवाह शायद वो तरीन साहब को दे देंगे। मैंने कभी दरखास्त नहीं दी अपनी टिकट के लिए, लेकिन मैं वहां से आजाद तौर पे इलेक्शन जरूर लूंगा। अच्छा, अगर मुझे, क्योंकि आज सर हमने देखा ना लाहौर से अलीम खान के मुकाबले में किसी को खड़ा नहीं किया जा रहा, PMLN की सीट एडजस्टमेंट हो रही है, ऐसी इतलात अभी आई हैं। तो फिर अब अगर आपके हल्के में ऐसी कोई सीट एडजस्टमेंट होती है तो फिर आप आजाद खड़े होंगे? नहीं, मैं वो सीट एडजस्टमेंट हो या ना हो, मैं तो खड़ा हूँ। आप खड़े हो, ठीक, मैंने इलेक्शन लड़ना, आप लड़ेंगे इलेक्शन। चलें सर, क्योंकि मैं पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा हूँ और मैं उसको रोकूं, बल्कि उसको आगे चलाने के लिए मुझे खून भी देना पड़े, मैं वो दूंगा। इंतखाब लड़ना तो कुछ बड़ी बात नहीं, तो मैंने लिख के लाया हूँ कि मैं जीत जाऊंगा, जीतू ना जीतू आ भी सकता हूँ, लेकिन मैं उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आप इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन सर आप ठीक है, आप होपफुल हैं, हमें खाकान अब्बासी मायूस दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, शौकत तरीन सियासत छोड़ गए, असद उमर छोड़ गए सियासत, ये जो फिनोमेना आ गया ना पाकिस्तान सियासत में, चले एक तो जो कुछ हुआ फिर वो सियासत ही छोड़ गए, क्या ये चीज दुरुस्त है? क्या नहीं, दुरुस्त नहीं है। मैंने कभी इंतखाबात से बाहर नहीं रहा, जब से मैंने होश संभाला है, 25 साल से ज्यादा मेरी उम्र हुई, और मैं इंतखाबात लड़ता रहा। मेरे को 30-35 इलेक्शन लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, आज से लेकर आज तक मैंने ये इलेक्शन का रास्ते को नजरअंदाज नहीं किया। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जावेद हाशमी साहब। सर आप हमारे साथ मौजूद थे आज की, और बड़ी नजरियाती बातें वो कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो जाए वो एक नजरिए के साथ खड़े हैं, और सियासी जमातों को माजी की तलखियों को खत्म करके पाकिस्तान की बेहतरी और मफाद के लिए आगे आना होगा। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब, सीनियर सियासतदान है, आपको वेलकम कहते हैं बलोचिस्तान से। कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। जनाब जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा ANP के और सेक्रेटरी इत्तलात भी। आप तीनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं। लश्करी रईसानी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पिछले दिनों मियाँ साहब बलोचिस्तान गए, आपसे शहबाज शरीफ साहब मिलने भी आए बाप पार्टी के साथ, तो चलें एक तरह से उनका अलायंस हो गया, तो आप लोग किस हैसियत से उनके साथ जाएंगे या अलग आज़ाद हैसियत अपनी कायम रखेंगे इलेक्शंस में? मैडम मियाँ साहब यहाँ आए कोयटा में, और कोयटा का जो सबसे बड़ा निजी होटल है उनमें उन्होंने अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी किए, और मेहरबानी करके हमारे पास भी आए, क्योंकि एक सियासी उनका दौरा था, तो सियासी दौरे में जाती ताल्लुकात कोई हैसियत नहीं रखते। अदब आदाब अपने जगह पे, हमारे पास भी आए, हमें भी दावत दी, मगर हमारे लिए मुश्किल ये है कि ये जो बलूचिस्तान में कुछ अरसे से सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स हमारे बूट वालों ने बनाए हैं, उनको मुख्तलिफ पार्टियों में अभी उन्होंने तकसीम किया है। तो उस तकसीम की बुनियाद पे जिन लोगों ने, हम समझते हैं कि सूबे का इस्तेसाल किया है, यहाँ करप्शन का बाजार गर्म किया है, उनके साथ हम
किस पॉलिटिकल एजेंडा के तहत जाए। इसलिए हमारे जो पार्टी या साथी का जो सेंट्रल कमेटी है या कोर कमेटी है, उनका फैसला ये है कि अभी तक हम उनके साथ हमने कोई फैसला नहीं किया उनके साथ जाने के लिए। तो अभी आप लोग आज़ाद हैसियत से चलेंगे? जी, हम आज़ाद हैसियत से मुख्तलिफ जो इलाके के हमारे पार्टी उनके साथ बातचीत हो रही है, मगर ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स को तकसीम करके कुछ को अलहदा छोड़ा पार्टियों में, ये हमारी बड़ा मुश्किल हो गया। तो आप फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कोई रुख होगा? उस तरफ तो नहीं आप जाएंगे क्या? नहीं, वो जो एक हिस्सा उनके पास भी उन्होंने भेज दिया है। अच्छा, बिल्कुल, वो हमने देखा, बजिंजो साहब भी वहां चले गए। तो आप लोग आज़ाद हैसियत अपनी बरकरार रखेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है बलूचिस्तान में, क्योंकि आधे पीपल्स पार्टी के साथ चले गए, आधे PMLN के साथ चले गए, तो ऐसा है कि आप लोग कुछ अलग से ग्रुप की सूरत में सामने आएंगे? देखिए, बात ये कि वोट तो आवाम ने ही देना है और आवाम को पता है कि किन लोगों ने इस सूबे का बदहाली किया है। वो जो इलेक्टेबल्स है किसी न किसी नाम से आ जाते हैं। तो बात यह है कि आज़ाद हैसियत से भी कोई मसला नहीं है। हम अपने नुक्ते नज़र को जब लोगों के सामने रखेंगे, जो नुक्ते नज़र लोगों के मफाद में, सूबे के एहतराम में, उसी को लोग वोट देंगे और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जी, जाहिद खान सब्सर, आप आज लोअर दीर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जलसा भी किया और कुछ आपके कायदीन से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। तो क्या हम देख रहे हैं आप लोगों को कुछ इंतखाबी अलायंस बनेगा KP के अंदर? लेकिन हम सिंध में देखा, मैं तो उस दिन देखा शाहिद सैयद साहब मौजूद थे MKM के साथ और PMLN के साथ। तो क्या सिंध में आप की जमात इनके साथ इत्तेहाद में होगी या KP में फिर पीपल्स पार्टी के साथ होंगे? आप कुछ बता सकते हैं हमारे नाजरीन को? नहीं, ऐसा है आसमान के हमारे जो पार्टी है, एक तो इसमें कि हमारे सूबे आज़ाद हैं और चूंकि हमारे सेंटर जो होते हैं वो सिर्फ उसको लुकआउट रख सकते हैं, हम दाखिलत नहीं करते हैं। तो जाहिर है कि सिंध में उस पार्टी को जो सूट, हमारे पार्टी को जो सूट करेगा उसके साथ इत्तेहाद करेगा या आगे बात करेगा। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, ये आप सही कह रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब आए थे और 4 दिन पहले हमारे एमएल वली खान साहब आए थे, हमारा भी जलसा हुआ था। लेकिन ये कि बस हमारी पाकिस्तानी चैनलों का तो यही है कि बस बड़ी पार्टियों को दिखाते, छोटों को दिखाते नहीं, वरना हमारा तो बहुत अच्छा शो था। लेकिन वो गिला तो अपनी जगह पे। यही है कि हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है, जो प्रोविंशियल हमारी वर्किंग कमेटी है उसने फैसला किया कि हम ओवरऑल प्रोविंस के सतह पे हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन लोकल एडजस्टमेंट हो सकती है। तो इसके लोकल जो पार्टी से हमारे उनको दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो जाहिर है कि जहाँ जहाँ सूट करेगा, जो पार्टी सूट करेगा उसके साथ इत्तेहाद होगा। लेकिन ओवरऑल इलेक्शन के बाद देखा जाएगा प्रोविंस के सतह पे। अभी क्योंकि हमारी पार्टी ने इजाजत नहीं दी है, जो वर्किंग कमेटी है उसने महदूद किया है प्रेसिडेंट को कि जी आप लोकल एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन सुबह के सतह पे आप इलेक्शन आप इत्तेहाद नहीं कर सकते। ठीक जी, रईसानी साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात हो रही है कि इलेक्शन के दौरान बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसे खराब हालात हैं, KP के अंदर है, और उसका मेन टारगेट तो माजी में हमने देखा ANP ने बहुत ज्यादा इस हवाले से सफर भी किया। तो आपको क्या लग रहा है, इस सिक्योरिटी खदशात कोई बुनियाद बन सकते हैं अगले आने वाले इलेक्शंस के लिए? देखिए, पाकिस्तान में कई दहाइयों से सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, खुसूसन बलूचिस्तान में। यहाँ वकला का कत्लेआम हुआ, यहाँ मजहबी बुनियाद पे मेरे अपने छोटे भाई 300 लोगों के साथ उनका वाकया पेश आया। हालात तो ऐसे हैं, अगर इस मुल्क में जेन्युइन जमहूरियत होता तो पार्लियामेंट इन मामलात को ठीक करता, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमने ये रास्ता चुना है कि अपने लोगों को डिलीवर करें और मामला ठीक करें। सिक्योरिटी खदशात है, मगर उसके बावजूद हमने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनना है। तो इलेक्शंस बर वक्त आपको लग रहे होंगे, ये चीज आड़े तो नहीं आएगी क्या? देखिए, इलेक्शन तो अगर हम कहें कि शफाफ है, उसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि पार्टियों के अंदर शिकस्त तो रेख्त है और कहीं ना कहीं से उनका इशारा है। अब दुआ ये करते हैं कि पोलिंग को शफाफ होना चाहिए और सियासी कारकुन को चाहिए कि शफाफ पोलिंग के लिए खुद अपना जदोजहद करें ताकि पार्लियामेंट में अपने हकीकी नुमाइंदे को भेजें और मुल्क को बहरान से निकालें। ठीक, अब मंदो खैल साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। मंदो खैल साहब, आपको डिस्कशन में वेलकम भी कहते हैं। ये आपको लग रहा है कबूलियत चलेगा, नारा मकबूलियत का नारा होगा, वोट को इज्जत दो का नारा होगा इलेक्शन में? आपको क्या लग रहा है? बिलावल साहब खासी तनकीद कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की स्पेसिफिक जात पे हवाले से।
अस्मा साहिबा, आवाम बड़ी बाशऊर है। अब आप आवाम के पास जाएंगे कि वोट को इज्जत दो, वो तो पूरे पाकिस्तान में देख लिए कि जिस तरह शाही प्रोटोकॉल भी आ गया है, तो वोट किधर गया, इज्जत किधर गया। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि मैंने 2017 में ये काम किया, तो लोग सवाल पूछेंगे 2022 में 23 में आपका भाई वजीर आजम था, उसने क्या किया। फिर वो पूछेंगे कि भाई मैंने ये किया। लोग पूछेंगे ये बताओ कि जिस निजाम को आप बदलने की बात कर रहे हो, उसी निजाम के तहत अपने आप को लानत भेजने को दिल चाहता है कि कानून में 20 दिन अपील का टाइम है। आप पहले सजा हो के शाही प्रोटोकॉल में जेल तोड़ा भी नहीं है, शाही प्रोटोकॉल में चला गया सऊदी अरब, 6.5 साल बाद आ गए, उसकी अपील भी मंजूर होता है, केस भी खत्म होता है। फिर उसके बाद फिर एक शख्स सजा हो जाती है, फिर वो जेल तोड़ के भी नहीं शाही प्रोटोकॉल में लंदन चले जाते हैं। आप मुझे बताओ, मुझे 30 सालों के प्रैक्टिस करने के खुदा की कसम मेरे दिल चाह रहा है कि इसी कोर्ट के सामने अपनी कोर्ट को टाई को जला लूं कि ये आपका कानून है। गरीब आदमी अगर मामूली सा मोटरसाइकिल के कागज नहीं होता है, उसको बंद कर लेते हैं। उसके पास कोई एफए का लाइसेंस है, फोटो कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, उसको बंद कर लेते हैं जो उसकी अपनी दिफा के लिए। और एक महाराजा जो ना 2 मरतबा सजा होके, और फिर एक मुजरिम को एक पाकिस्तान की हाई कमीशन जिस तरह प्रोटोकॉल दे रहे हैं, फिर नादरा जिस तरह उसको कर रहे हैं, फिर एक डीआईजी जिसके नीचे पूरे डिवीजन होता है पुलिस का, वो एक मुजरिम को सलूट मारते हैं। तो आप मुझे बता दो कि ये सारे जो ड्रामे हैं, ये पाकिस्तानी आवाम जो रोजाना अदालतों के चक्कर लगाते हैं। आप जाए नादरा के सेंटर में, आपको 24 घंटे रात सुबह 4 बजे चले जाओ, आपको लंबी लाइन खवातीन और बुजुर्गों का लगेगा, और एक शख्स को आप अंगूठे लगवा रहे हो। तो ये सारी जो चीजें पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं, और तो इस लिहाज से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जब सारी चीजें देखने के बाद लोगों के दिलों में, लोगों के उस पर और गुस्सा आ गया कि यार ये निजाम है। अगर ये निजाम बदलने के लिए शख्स आ रहा है, मुजरिम बन के आया है और वो वज़ीर आज़म बन के कुर्सी पे बैठेगा, तो यकीन करेंगे ये इनकी खामख्याली है। लाहौर में शहबाज शरीफ का हल्के में लोगों ने पथराव किए, मेरे हल्के में शहबाज शरीफ साहब ने फिर ऐलान किए NA 242 कराची से। यहाँ पे लोग सवाल कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, मिर्ज़ा इस्माइल वज़ीर खजाना बन के, जी लोगों की हालत नहीं बदली, का काम नहीं किया। बिल्कुल, तो ये दोबारा किस मुंह से आएंगे? ये चीज आप कह रहे हैं नहीं चलेगी, सवाल नहीं होगा, कबूलियत नहीं चलेगी। आपको लग रहा है कबूलियत नहीं चलेगी? मैं सवाल को आगे बढ़ाती हूँ जाहिद खान साहब की तरफ से। जाहिद खान साहब, आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो ये कबूलियत आपको लग रहा है नहीं चलेगी, मकबूलियत की राह हमवार होगी? और जैसे रईसानी साहब भी शिकायत कर रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर, वहाँ तो इंतखाबी सूरत हाल बिल्कुल ही डिफरेंट होती है कि इलेक्टेबल्स को जहाँ इशारा हो वहाँ वो चले जाएं और फिर वो मनपसंद हुकूमत बना दी जाती है। तो आपको लग रहा है ऐसी सियासत से पाकिस्तान में वाकई तब्दीली आ सकती है? देखिए अस्मा, जहाँ तक मंजूर साहब की बात है, ये नून लीग के और पीपल पार्टी की लड़ाई है, इसमें हम तो आप नहीं पढ़ेंगे इस लड़ाई, लेकिन आप देख रहे हैं ना हो क्या है। हाँ, हम देख रहे हैं, खुद हम नहीं चाहते। जहाँ तक आपने जिस तरह जनरल सिचुएशन की बात की, हकीकत है कि आपको याद है जिस तरीके पहले भी आपने कहा कि 2013 में जो हमारे साथ हुआ कि हम अपने शहीदों की जनाजे उठाते रहे और लोग दंदराते फिर के जलसे करते रहे, हमें आवाम के पास जाने नहीं दिया गया। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल थे। उसी तरह 2018 में भी यही था। लेकिन हम क्या करें, हम जमहूरी लोग हैं और हम समझते हैं कि ये मुल्क बगैर जमहूरियत की, आईन की और पार्लियामेंट की चल नहीं सकता है। लश्करी रईसानी साहब, आप क्या देख रहे हैं? बलूचिस्तान के अंदर थ्रेट्स भी हैं, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, तो क्या जो इलेक्टेबल्स की सियासत हम वहाँ देखते हैं, और क्या बाकी वहाँ के लोगों को हक़ राय दही आसानी से मुयस्सर है? देखें मोहतरमा, कि जहाँ रातों रात पार्टियां बनते हैं और फिर अगले दिन उनको कोई साहब किसी इशारे से किसी और पार्टी के झोली में डालता है, तो इसका मतलब है कि कोई खास या शफाफ इलेक्शन होने नहीं जा रहे। मगर मैं यहाँ एक मुतालबा आपके तवज्जुह से करना चाहता हूँ, बड़े पार्टियों के लीडर भी इस आज के इस मुज़ाकरे में है। मेरा मुतालबा ये है कि जब किसी को ये शिकायत है कि किसी को लंदन से शहंशाह बना के लाया जाता है, ये भी एक शिकायत है, मगर ये भी शिकायत करना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को शिकंजे में बंद करके उनके इंतखाबी निशान को भी शायद डाउटफुल बनाया जा रहा है। तो मैं मुतालबा ये करता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी ये समझते हैं कि वो इस मुल्क में इंसाफ लाएंगे, वो APC बुलाएं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
अपना ज़ाब्ता इखलाक तय करे और सबके लिए यकसा हालत का मुतालबा करे, ताकि पाकिस्तान में एक बाकायदा, बाइज्जत और एक आज़ाद पार्लियामेंट का जो है इनेकाद हो और वो पार्लियामेंट लोगों को डिलीवर करे। हम मियाँ साहब पे तो ये एतराज करते हैं, उनको लाया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का नाम भी नहीं लिया जा रहा है किसी चैनल पे, तो ये नाइंसाफी है। और आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये कि अगर यही शेवा और तरीका रहा, शायद आइंदा आने वाला पार्लियामेंट 2-2.5 साल चले और फिर यही मामला चले। आज फैसला ये है कि तारीख का फैसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक एपीसी बुलाएं, एपीसी बुलाने के बाद वो ये तय करें कि इस मुल्क में इस तरीके से चलाना कैसे नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि मामला ये बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी। आपसे कुछ देर पहले जावेद हाशमी साहब भी हमारे साथ थे, नून लीग का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ खड़ा हूं और जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए मुझे सड़क पे भी निकलना पड़ा तो मैं निकलूंगा। मंदो खेल साहब, ये जो ज्यादतियाँ होती हैं पाकिस्तान के वज़राए आज़म के साथ, आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनका जुडिशल मर्डर हुआ, अब वो केस सुना जा रहा है इतने सालों बाद, तो कोई वज़ीर आज़म ये शिकायत करता है मुझे क्यों निकाला, किसी को फांसी लटका दिया, किसी का जेल ट्रायल है। तो ये जो सियासत में हमारी जो चीज़ें चलती रहती हैं, और रईसानी साहब भी तजवीज़ दे रहे हैं, सियासी पार्टियां बैठे एपीसी बुलाएं और एक चार्टर तय कर लें कि मुल्क को हमने कैसे चलाना है। नहीं आसमा साहिबा, आप उसको कंपेयर कर रहे हो नवाज शरीफ का केस शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ। नहीं, मैंने वज़ीर आज़म की सर बात की। जी सर। नहीं, ये वज़ीर आज़म थोड़ी है, ये तो भगोड़ा है, ये आ जाता है इक़्तिदार के लिए, उसके बाद थोड़ी सी सजा हो जाती है, गर्म हवा लगती है, फिर ये माफी का पाँव पकड़ने पे आता रहता है, फिर चला जाता है, फिर वापस मायदे के खिलाफ इतने आप इनके नजरियाती से मुखालिफ, तो आप लोग इनके साथ 16 महीने क्यों चले? नहीं देखो, वो सारी चीज छोड़, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को आप एक भगोड़े के साथ नहीं मिला सकते हो, जो पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता हो, उसके 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा है। मुझे वकालत को 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, ऐसा शर्मिनाक केस मैंने पाकिस्तान की तारीख में न देखा है, न कोई देखेगा। आप मुझे बताओ कि आप इस तरह एक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को, जो हम बोल बोल के थक गए, आसिफ अली जरदारी साहब का जो रेफरेंस था वो 45 साल बाद अब उठाया जा रहा है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब के, कम से कम इतने उठा तो ले। और न इससे पहले जो चीफ जस्टिस आए थे वो तो सारे के सारे सहूलतकार थे मुख्तलिफ पार्टियों के। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में ये जो ड्रामा, ये मजाक, ये सारी चीज बंद होना चाहिए। आवाम को अपना जो वोट का हक है वो देना चाहिए, वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ वाले लगा रहे सबसे ज्यादा बेइज्जती ये वोट के करते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ऐसा लुटेरों को पाकिस्तान के ऊपर न मुसलत होने देंगे, न करेंगे। तो आइंदा आप इनके साथ चलेंगे? मंदो खेल साहब, अभी तो 16 महीने चले, आगे आप इनके साथ चलेंगे? हम अगर नहीं भी हुकूमत में आएंगे तो ये देखेंगे असेंबली कैसे चलाएगा ना। इनके लिए एक ही जाला काफी होता है असेंबली के अंदर, इन भगोड़ों को इनके औकात दिखाने के लिए। आप उसकी टेंशन नहीं ले, लेकिन हम ये कहते हैं पाकिस्तान का ये जो ड्रामा सिस्टम है, ड्रामा निजाम है, ये सहूलतकारी, ये सारे ड्रामेबाजी, ये कब तक चलता रहेगा? 70 साल हो गए इसी पानी और बिजली। तो इसी के लिए तो वो कह रहे हैं आप सब इकट्ठे हो, वो इसीलिए तो कह रहे हैं सियासतदान इकट्ठे हो, एक लाएअमल तय करें। हम इकट्ठे होंगे, मगर इस तरह तो नहीं होंगे कि एक शख्स झूठे के मुकदमे में हमसे अलग किया जाता है, एक हमारे शहीद रानी को कत्ल किया जाता है, आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जा रहे एमपी के लोगों को शहीद किए जाते हैं, और ये लाडला जो ना आ जाता है, और फिर उसके बाद फिर वो जाग पंजाबी जाग वो कार्ड इस्तेमाल करके फिर आ जाता है। तो ये सारे आप कह रहे हैं ये स्लोगन नहीं चलेगा, आखिरी दौर होगा, इनको ये बड़े भयानक तजुर्बा होगा। जरा 18 फरवरी तो आने दो, जरा ये पाकिस्तान की आवाम जो है ये सारी बरात निकालेगी इनसे। चले बिल्कुल। हम जाहिद खान साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी और आपने पहले भी कहा आप इस लड़ाई में नहीं आएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो लाडला की बात होती थी, फिर लाडला प्लस की अब बातें होती हैं, तो ये सिलसिला कैसे ही चलता रहेगा? बदकिस्मती पाकिस्तान के बनने के बाद ये सिलसिला चला आ रहा है, कभी कोई लाडला बन जाता है, कभी कोई लाडला बन जाता है। ये तो नहीं है कि कोई एक महदूद लाडला बना, हर वक्त कोई नया लाडला बन जाता है और वो फिर इस मुल्क के अंदर वो आ जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, ये तो सारी दुनिया समझती है। अभी इस वक्त भी जो 2 किंग पार्टियां बनी, वो किसने बनाई, वो क्यों बनाई? अभी हमारे सूबे में जो किंग पार्टी बनी है, आपको पता है कि डीसी तक और आईजी तक और सारे ट्रांसफर उसके कहने पे होते हैं। वो जो हमारे केयरटेकर है वो तो वैसे फफड़ बैठे हुए हैं, वो तो बस अपने मजे ले रहे हैं, अपने तनख्वाहें ले रहे हैं और अयाशिया कर रहे हैं। बाकी जो चला रहे हैं वो तो जो किंग पार्टी है वो कर रहे हैं। तो हम क्या करें? क्या उसके खिलाफ अगर हम ये कहेंगे कि नहीं इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो ये मेरे ख्याल में
ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हम इसलिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि इलेक्शन हो, और इलेक्शन के बाद जो देखिए 2018 में जो इलेक्शन हुआ था वो भी तो एक लाडला था ना। अगर अभी भी कोई लाडला आ रहा है और लाडला करवा रहा है तो ये मुल्क की बदकिस्मती हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि इनसे यह मुल्क आगे चलेगा नहीं, मुल्क मुश्किलात में फंसेगा और फंसेगा। कि जब स्टेब्लिशमेंट ने अपने लाडली को लाया है तो मुल्क को और मुश्किलात में डाला है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है, और ये ठीक बात है कि हमने, आपको पता है कि 6 महीने पहले भी हमने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया था जिसमें इस पीटीआई ने शिरकत करने से इनकार किया था, और हम यही फार्मूला तय कर रहे थे कि ये मुल्क को कैसे चलाना है। मुल्क हमें मिल बैठकर एक पॉलिसी बनानी होगी सारी पॉलिटिकल पार्टी, ताकि मुल्क आगे तरक्की करे, आगे बिल्कुल यही हाल है इसका। रईसानी साहब, ये जो किंग्स पार्टी की बात होती है, ये जो बलोचिस्तान के अंदर भी ऐसी पार्टीज हैं, क्या आपको वाकई अगर वो सब मैदान में मौजूद हैं तो आपको हकीकी मानों में क्या लेवल प्लेइंग फील्ड आपको बलोचिस्तान के अंदर मिल रहा है इस वक्त? जी नहीं, देखें, जहां खुद एस्टेब्लिशमेंट पार्टियों में लोगों को भेज रहा हो वहां कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब पीडीएम में ये सब इकट्ठे इक्तिदार में थे तो मैं अपने साथियों को 1.5 साल पहले ये कहता था इनके पास कोई पॉलिटिकल माशी सियासी मंशूर नहीं है। अब उतरने के बाद ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां करेंगे। अगर आज के इलेक्शन के निज़ाम और कानून का निज़ाम ठीक नहीं है तो फिर आर्मी एक्सटेंशन या आर्मी एक्ट के बजाय फिर कानून को ठीक करने के लिए कानून साजी करना चाहिए था। पिछले 1.5 साल में किसी किस्म का अवाम के मफाद में कानून साजी नहीं हुई। आज जो इल्जाम तराशी हो रहा है ये ठीक नहीं है। मैं फिर से मुतालबा करता हूँ कि अगर इनको आपस में ये बनते नहीं है तो मैं एक APC के इनेकाद करूंगा। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स कोटा है और यहाँ एक ज़ाब्ता इखलाक तय हो ताकि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये शफाफ तरीके से इलेक्शन में उतारने का मौका दें और पाकिस्तान को आगे ले जाएं। ये पिछले कई दहाइयों से एक दायरे में हमारे सियासी अमल गुमराह लोग सुन के इन बातों को तराशी से बोर हो गए। सही, तो ये बड़ी अच्छी आपने इस तजवीज़ दी है इस हवाले से, लेकिन आपको लग रहा है ये अगर चले आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शंस लड़ेंगे और किसी के साथ अलायंस ही करें, बाद में आप PTI की तरफ तो नहीं जा रहे क्या? जी नहीं, हम अपना जो हमारे सियासी साथी हैं हम खुद एक मशवरा करेंगे। हम समझते हैं कि कोई वजारत लेना हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। हम पार्लियामेंट को अपने असल शक्ल में उसमें पार्लिमानी जो असूलों के तहत चलाने की जद्दोजहद करेंगे ताकि पाकिस्तान इस बहरान से निकल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिरी बात मंदो खैर, सब 30 सेकंड, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस देख रहे हैं आप? देखिए, उम्मीद तो यही है, जहां चीफ जस्टिस साहब ने ये बेड़ा उठाया जो कि इनका काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है, मगर उसके बावजूद मेरी आपकी तरफ से दरखास्त होगी कि आप 8 फरवरी को इलेक्शन तो करा रहे, मगर क्या इलेक्शन शफाफ हो रहा है? क्या ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग और ये तरक्याती काम सिंध में पाबंदी पंजाब में चल रहा है, क्या ये सारी चीजों को होते हुए क्या आप इलेक्शन शफाफ कह सकते हैं? तो अभी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इलेक्शन के बाद एतराज उठा रहे हैं, हम तो 3 महीने पहले उठा रहे हैं, अभी भी वक्त है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के पास कि उसको सही कर सकते हैं इन चीजों को। बहुत बहुत शुक्रिया मंदो खैल साहब, रईसानी साहब, सर आपका शुक्रिया, जाहिर तमाम मेहमानों को शुक्रिया। इस नोट के साथ सबको मुतालबा है फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से भरपूर इंतजाम करने चाहिए कि ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तमाम सियासी जमातों को मिले, ना कि मुख्तलिफ सियासी जमातें यही शिकायत करती रह जाएं और उस तनाजुर में इलेक्शंस हो जाते हैं तो उस पर सवालिया निशान फिर उठना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।